की बारी गौरव खारी, जो ऑडियंस है आपकी, कि आपने हिप्नोटाइज कर दिया। तो जब आप फर्स्ट टाइम मोदी जी से मिले, तो बात सच है कि 100-200 साल में एक लीडर बनता है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एजेस विल रिमेंबर हिज नेम। आई वाज इन पीएम हाउस, सामने मोदी जी खड़े थे तो गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री सुनते हैं। अटल जी अपने टाइम के सचिन तेंदुलकर रहे, मोदी जी विराट कोहली है। अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, मतलब 10 ऊटर वाली गाड़ी हु करके चली जाती। खुराना जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे, बिल्कुल ठाक आदमी था। तो इनको कार्ड देकर आता था तो ये 100% आते थे। और इतना कॉमनवेल्थ के नाम पे तो अपन नई दिल्ली बना देते, कर दिया बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। मैं हमेशा कहता हूँ इज द इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ कांग्रेस। 100% कांग्रेस के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कांग्रेस कभी भी सिस्टम बनाने में बिलीव नहीं करती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश का सेवक बोलते हैं। हमारी दिल्ली शहर में दिल्ली का मालिक बन के बैठा है। कांग्रेस ये हनुमान वक्त बनने से भी डरती थी। ये इतने रोंगिया आ रहे हैं, उनको सारे को बुला के लाता अपने जीजाओं की तरह। हम छोटे थे, हम तारे देखते, इतने हजारों तारे होते थे, कोई गिन थोड़ी सकता था। आज आप बच्चों से कहो तारे गिन लो, तुरंत पूरे दिल्ली शहर के सारे बच्चे तारे गिन सकते हैं। वाजपेयी जी, खुराना जी का जो मेट्रो ले आए, अगर आज मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली में तो इस समय तो हाहाकार मच चुका होता। पूरे वर्ल्ड में भारत देश ही ऐसा होगा जिसमें आरओ बिकता है। ये तो दोनों तरह से मारना चाहता है कि रगों में पोल्यूशन का और गंदे पानी का जहर डाल रहा है। इसको सोल्यूशन तो ये कहता था मैंने बना लिया, पूसा में लेकर गया था। मायावती जी ने बनाया ना ग्रेटर नोएडा, सालों पहले बना, आज भी ग्रेटर नोएडा में कोई सड़क नहीं खुद। देश 5th नंबर की इकोनॉमी बन गया, 500वें नंबर की सिटी में भी अपना उसमें भी नहीं अपन खाते में आते। तो जब नोएडा यूपी सरकार कर सकती है तो दिल्ली सरकार को निजी चिंता नहीं है। गर्व से कहता हूँ मैं जिस समाज से आता हूँ ना, हमारा समाज प्योर राष्ट्रभक्त समाज है। तो देश के आगे कुछ नहीं। जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में उनके खिलाफ जो लड़े, थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। तो उन्होंने जो पहली 2 जातियां करा जो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ते थे, गुर्जर समाज को लेके जोड़ा था, वो मैं नंबर 1 पे रखूंगा, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्र प्रथम ही है। कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं था, मैं तो भारत माता का चित्र था, तो वंदे मातरम लिखा था। हम सभी तो मिलके देश है, फील प्राउड अबाउट। जितने भी यूथ है, कोई भी एक अच्छा राष्ट्रवादी संगठन पकड़े, स्पोर्ट्स में या जीवन में जहाँ प्रेशर होगा तो आप फिर फंस जाते। भी कई बार मैं पिताजी कहता हूँ तो अभी भी दूध ही काट रहे होते। बिल्कुल एक प्योर किसान फैमिली थी। और विधानसभा से इस बार प्रयास कर रहा हूँ। 12th में मैंने अपना स्कूल टॉप किया। आप टॉपर थे? कि नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चक्की दीवारों पर सौभाग्य फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये पंक्तियां अगर ऐसे बैठे बैठे मन में आया, जिस नन्ही चीटी का एग्जाम्पल था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। दिस इज चौधरी ललित एंड अभी हमारे साथ हैं यूथ को बहुत ही तगड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करने वाले, और जिनकी पकड़ मतलब डूसू में भी रही है, और डूसू के बाद जो पॉलिटिक्स थी यूथ को कनेक्ट करने के बाद फिर वो आए रियल पॉलिटिक्स में आने के बाद भी ही हैज़ डन वंडर्स इन द पास्ट। मैं पर्सनली भी इन्हें फॉलो करता हूँ भाई, और यूथ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। चाहे मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली विद इन दिल्ली जो है, क्योंकि ये यूथ से भी रिलेटेड रहे हैं, यूथ अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली प्रदेश में, फिर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष रह चुके हैं भाई। उसके बाद प्रदेश में मंत्री भी हैं। करंटली जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड रखते हैं बीजेपी के अंदर। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये इनकी कर्म भूमि है, झड़ौदा। तो यहाँ से ये पार्षद भी रह चुके हैं और नॉर्थ के जो है एमसीडी चेयरमैन भी रह चुके हैं। सो मतलब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी फेमिलियर अबाउट गौरव खारी। ही इज फ्रॉम चंद्रावल बेसिकली, और हमारे पॉडकास्ट पे आज है, तो आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं भाई को, और चलिए चलते हैं पॉडकास्ट पे। सो पहले भाई स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला। मतलब आई नो कि मतलब संडे को हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मतलब मैं आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि संडे के लिए कितना बिजी होता है, स्पेसिफिकली वंस यू आर इनटू द इलेक्शंस। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड स्टार्ट करते हैं फिर अपना पॉडकास्ट। 3, 2, 1। सो सबसे पहले कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया हूँ ललित भाई, बहुत बहुत थैंक यू फॉर पुटिंग मी इनटू योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, एंड इवन आई एम ऑनर्ड कि आप जैसी पर्सनैलिटी मतलब हमें ज्वाइन करी है, तो मतलब इवन वी गाइज आर ऑनर्ड। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन गौरव भाई के बारे में पहले ही दे चुका हूँ, और गौरव भाई से मैं
मतलब एक बड़ी जो चीज है वो हमेशा से इन्फ्लुएंस करती है, जो भाई के नाम के साथ हमेशा से एक स्लोगन जुड़ता रहे, अब की बारी गौरव खारी। तो जब ये स्लोगन चलता था भाई, उस टाइम पे कैसी फीलिंग आती थी मन में? तो दिस वॉज सो रैंडम, बस मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक राइम टाइप का बन जाता है, पीछे भी री आता है, इसमें भी री आता है, तो एक राइम बन गया। जब मैं छात्र संघ लड़ा तब ऐसा नाम नहीं आता था, जब निगम लड़ा तब ये राइम बन गया, और फिर देन इट गोज ऑन विद माय नेम। फिर तो जब भी जाते हैं तो ये एक पीछे चल जाता है। एजुकेशन क्या क्या करी है आपने, और क्या क्या एरियाज हैं जिन पे? मेरी स्कूलिंग तो हमारे लूडो क्रिस्टल नंबर 1 स्कूल है, हाँ। मैं वहीं से मैंने फर्स्ट टू 12th करी। 12th में मैंने अपना स्कूल टॉप किया। वैसे रूटीन में मैं एवरेज स्टूडेंट रहा, मगर मुझे अरे आप टॉपर थे? ओह माय गॉड। रूटीन में आई बीन द एवरेज स्टूडेंट। 10th में भी मेरे नॉर्मल मार्क्स आए, मगर 11th में मेरे को शौक लग गया पढ़ने का। और द क्रूशल जंक्शन ऑफ माय स्कूलिंग में आई स्टार्ट स्टडिंग, और मुझे बड़ा शौक लगा। और मैं 12th में मेरे पार्ट्स थी, और मेरे मेरे 2 सब्जेक्ट बड़े अच्छे थे, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, ज्योग्राफी सॉरी। तो मैं इनको बड़ा अच्छा करता था, और इनमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। और बाद में मेरा ग्रेजुएशन मेरी हिंदू कॉलेज से हुई। आई डिड BA प्रोग्राम फ्रॉम माई हिंदू कॉलेज। उसके बाद मतलब मैंने 2 एंट्रेंस दिए, MBA का भी दिया और लॉ का दिया। तो आई गॉट सेलेक्टेड इन बोथ। मेरा LC1 में एडमिशन हुआ और IPM दिल्ली में हो गया। तो मुझे लगा कि आई कैन डू लॉ लेटर, तो आई वेंट फॉर माई MBA। मैंने फिर 2 साल MBA किया। उस बीच में मैं AVP से जुड़ गया था, मगर फिर मैं MBA करके वापस आया। फिर अगेन आई गेव एंट्रेंस फॉर माई लॉ, देन आई गॉट एडमिशन इन CLC। तभी मैं दूसू भी लड़ा मैं। तो मेरा मतलब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर CLC में था जब, तो फिर मैं काउंसलर बन गया सेकंड ईयर। तो ये मतलब एक टर्निंग पॉइंट था आपकी पॉलिटिक्स का, जो देखा जाए तो। सेकंड ईयर लॉ तक, फिर मैंने देन आई जस्ट ड्रॉप्ड माय लॉ। फिर उसकी जगह समाज के बीच में फिर देन यू स्टार्टेड टू थिंक कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। आई स्टिल फील माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, स्टिल इन लर्निंग फेज। स्टिल इन द लर्निंग फेज। जैसे हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कहते हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कहते हैं, तो मुझे मैं आई फाइंड माई सेल्फ एज अ प्रैक्टिसिंग सोशल वर्कर। और मैंने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं गौरव भाई के साथ बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बट जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, बिलीव मी, बहुत ही औसम है गाइस, बहुत ही औसम। मतलब जो इनकी पकड़ है ना हिस्ट्री वाली चीज पे, आप कहीं से भी कुछ भी उठा लो भाई साहब, एवरीथिंग यू वुड हैव एन आंसर फ्रॉम हिज साइड। आई मीन दैट्स पर्सनली आई एडमायर, सीरियसली। तो गाइज ये था एजुकेशनल पार्ट गौरव भाई का। सो आने वाले चुनाव के लिए, जैसे आप पार्षद रह चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सभी बताया कि पार्षद गौरव भाई झड़ौदा से रहे थे, तो आने वाले जो टाइम है वहाँ आपकी कर्मभूमि क्या हो सकती है? ये डेफिनेटली मैं तिमारपुर विधानसभा से इस बार प्रयास कर रहा हूँ, और ये हमारी पार्टी के अंदर है कि आप प्रयास करते हैं। पार्टी के ऊपर सीनियर लीडरशिप बैठी है, और पार्टी डिसाइड्स योर फेट। और ऊपर वाले, हमें लगता है, हमें समझ है, ऊपर वाले हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, और वो सही समय पे सही निर्णय करते रहते हैं। नो डाउट तिमारपुर एक टफ सीट है, और उसको मैनेज करने के लिए मतलब वी नीड अ फाइटर। तो मैं कोशिश करूँगा कि आई पुट अ स्ट्रॉन्ग फाइट इन तिमारपुर एरिया। और मेरी जन्मभूमि है, मेरा पूरा सेटअप वहीं है, मेरे रिश्तेदार, यार दोस्त, व्यवहार 100% है, तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलता ही है। मेरी स्कूलिंग हुई तो मेरे सारे हम सब यहीं के हैं, इसी लोकल बेल्ट के हैं, यहीं से हम। तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा, जब मैं जाता हूँ मिलता हूँ लोगों से, तो बड़े दिनों बाद लोग कहते हैं कि हमारे बीच में से कोई इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है बड़े दिनों बाद। देन होप फॉर द बेस्ट। तो गौरव भाई, एक चीज जो है, जिस टाइम पे आप बोलते हो, तो जिस टाइम पे स्पीच का थॉट प्रोसेस चलता है, मतलब यू हैव बीन पार्ट ऑफ सेवरल ट्रेनिंग्स विद इन BJP थ्रू आउट दिल्ली स्टेट एंड इवन आउटसाइड दिल्ली एज वेल। तो जो थॉट प्रोसेस चलता है आपका, कहीं ना कहीं वो यूथ को जो है ना, जो ऑडियंस है आपकी,
तो ऐसा लगता है कि आपने हिप्नोटाइज कर दिया, बिल्कुल साइलेंट होकर सब सुन रहे होते हैं। तो ऐसा वो क्या मैजिक है मतलब? अगर आप मैजिक पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 5-6 साल विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया है, और व्हेन यू वर्क फॉर एवीपी, तो एवीपी टीचर्स यू द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। उसके अंदर भाषण देना भी आ ही जाता है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, जो गौरव भाई को भी इनफैक्ट थ्रिल करता होगा कहीं ना कहीं। तो जब आप बहुत बार कहते रहते हैं कि मतलब मोदी जी जो हैं इस सदी के लीडर हैं, मतलब ही इज वन ऑफ द डायनामिक लीडर दैट इंडियन हिस्ट्री हैज सीन सो फार, राइट? तो उस एंगल से अगर देखा जाए, तो जब आप फर्स्ट टाइम मोदी जी से मिले, राइट, तो मैं पिक स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो जिस टाइम आप मिले तो वो फीलिंग क्या थी मतलब उस टाइम पे आपकी? देखिए, ये मतलब दिस इज़ वेरी ट्रू टू से कि जब हम देश की इतिहास की बात करते हैं, वो चाहे भगवान राम से चलता है, उसके बाद कृष्ण जी का नाम आ जाता है, या फिर जो महाभारत काल के हमारे लीडर्स हैं उनका आता है, उसके बाद जो हम देखते हैं, चाहे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हों, अशोक हों, राजा अशोक, चाहे राजा विक्रमादित्य हों, राजा हर्षवर्धन हों, और चाहे राजा कनिष्क हों, चाहे उसके बाद के कालखंड में पृथ्वीराज चौहान हो, महाराजा महाराणा प्रताप हो, ये कुछ लोग ना, जितने मैंने आपको नाम बताए, नाम तो मैंने 15-20 ही बताए, मगर कालखंड मैंने आपको 5,000 साल का जोड़ दिया। तो बात सच है कि 100-200 साल में एक लीडर बनता है। और मैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि इस बड़े दिनों बाद इस देश को उसी लेवल का एक नेता मिला है, जो जिनका नाम यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी इस देश के लिए मतलब एजेस विल रिमेंबर हिज नेम, जो वो अब यहाँ पर कर रहे हैं। और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मन में बहुत था कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे मिलूँगा, अपना परिचय दूँ, नाम दूँ, क्या बोलूँगा। जब वो मिले, नमस्ते हुई, उन्हें देखा, तो बस मैं देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद तो फिर बोले हाँ, फिर मैंने बताया जी मेरा नाम ये है, तो बोले चलो मेहनत करो। मतलब नेता, इतना बड़ा नेता ये बोले मेहनत करो तो अच्छा लगता है। पार्ट इज की आई गोट 3 चांसेस टू मीट हिम, और तीनों बार ना मैं ये सोचता रहा कि अभी क्या बोलना है। एक बार तो बिल्कुल ऐसा था कि मैं आई वाज इन पीएम हाउस, तो सामने मोदी जी खड़े थे, तो ऐसा लगा जाऊं बात करूं। तो इतना बड़ा शख्सियत, इतनी बड़ी लीडर जब आपके सामने होते हैं, तो आप ना, आपके जितने भी सेंसेस हैं, तो वो मतलब उनको गैदर करना, बोलना, और देखो शख्सियत है, इस बात में तो हम कोई मतलब देयर इज नो इवन अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट इट। नहीं, नो डाउट, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत लोग करते हैं, और मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ हेल्दी पॉलिटिक्स, आई वुड से। बट स्टिल जो चीज़ें हैं उन्हें कहीं इग्नोर करा नहीं जा सकता कि आज वर्ल्ड लीडर्स के प्लेटफॉर्म पे अगर जो हम लोग देखें, तो इंडिया स्टैंड इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर, राइट? मैं ना भाई, मैं अब इन द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं व्हाट अप्लाइज ऑन माइक्रो सो गोज विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो घर पे होता है वही देश पे होता है। हम जब, कई बार लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो बाहर जाते हैं, लोग घूम रहे हैं, बुला रहे हैं, पूरा देश बुला रहा है, पूरे देश के, पूरे विश्व के सारे देश उन्हें बुला बुला के अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। देखिए, ये समझना आप, हमारे पड़ोस में शादी होती है, अगर हम चीज़ें ठीक नहीं हो तो पड़ोसी भी नहीं बुलाता शादी में, और पड़ोस में सामने सामने शादी होती है, तो उसके लिए आपको इस लेवल पे आना भी चाहिए। आज मोदी जी ने देश को इस लेवल पे, मैं कितने अच्छे लत्ते कपड़े पहन लूँ, पड़ोसी को पता होता है, वो सामने रहता है, उसे पता है कि घर की स्थिति, व्यापार की स्थिति, परिवार की स्थिति। तो आज पूरे विश्व को मोदी जी ने करके दिखा दिया कि भारत उनका घर है, और घर की स्थिति मजबूत होती जा रही है। जब घर की स्थिति मजबूत, तो घर के मुखिया की स्थिति ऑटोमेटिकली मजबूत। आज होड़ लगी है, साहब आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, होड़ लगी है। कई बार तो हम वहाँ जाते हैं तो प्राइज मिलता है, कई बार वो सर्वोच्च सम्मान देने भारत में भी आके सर्वोच्च सम्मान देते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि मोदी जी के बाद इस देश के, ये कई बार हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री सुनते हैं, तो ये गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया है इस समय, और इंडियन प्रेजेंट हो गया है। ये गोल्डन एरा चल रहा है, और इसमें हमने नित नए आयाम छू रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी अगर एक दो टेन्योर, देखो सब तो एवरीवन इज सो ग्रीडी, तो हमारा भी ग्रीडी कहता है 1-2 टेन्योर और मोदी जी के इस देश को मिल जाए, तो कई सालों की जो संघर्ष है उसका रिजल्ट भी
मिल जाए। अच्छा, यहाँ से अब जैसे मोदी जी को टच कर रहे हैं तो एक पर्सनल क्वेश्चन उठ के आ गया मेरा, वो ये कि मोदी जी और अटल जी, इन दोनों के बीच में क्या मतलब सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं बीइंग अ लीडर? देखिए, मैं जब अटल जी वाला टाइम था तो हम तो स्टूडेंट थे, तो मतलब डिडंट गेट टू मच चांस टू फॉलो हिज थिंग्स, तो हम छोटे थे। बड़े हुए तो मोदी जी के टाइम में ही बड़े हुए, और जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो पूरा ही मोदी जी का टाइम था। मगर अटल जी को सुनने का, देखने का, उनका जो स्टाइल था, थोड़ा सा पॉलिटिक्स उनकी थोड़ी क्लासिकल थी, मगर अच्छे थे, समग्र थी, सबको जोड़ने वाली भी उनकी पॉलिटिक्स थी। थोड़े जो अप्रोच में, जैसे जैसे टीम इंडिया नहीं, क्रिकेट की टीम इंडिया है, थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच है, तो वो अब जीतना है, अब चीज़ें टॉप पे लानी है, अब चीज़ों पे मतलब नो लेट इट बी एटीट्यूड नहीं है इस देश में। मोदी जी में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है, करना है तो करना है, ये लेट इट बी वाला नहीं चलेगा, नहीं एटीट्यूड है। तो ये डिफरेंस तो मुझे आई पर्सनली फील कि मोदी जी के अंदर है। बेस्ट मुझे लोग ऐसा लगता चाहिए, है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जैसे अगर क्रिकेट का जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो अटल जी अपने टाइम के सचिन तेंदुलकर रहे हैं, और मोदी जी विराट कोहली कह सकते हैं, आई कैन से इट, विराट कोहली बीइंग है। काइंड ऑफ एग्रेसिव थिंग्स दैट ही हैज। और इसलिए भी कह सकता हूँ कि एट दिस एज, ये मतलब उस एज के अंदर उस एनर्जी के साथ काम करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, और अपने आप को कैरी करते हैं। और हम जैसे एक दिन 2 दिन ट्रैवल कर जाएं, तब भी हम एक रेस्ट ले लेते हैं, पता चलता है वो ट्रैवल कर आए हैं 10 घंटे 15 घंटे का, और 2 घंटे बाद वो मतलब इस अटेंडिंग मीटिंग्स। तो मतलब इसमें तो नेक्स्ट लेवल का स्टेमिना है, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है। और 100% कई बार मोदी जी बोलते हुए कि एनर्जी तो मुझे इस देश की करोड़ों जनता दे देती है। अच्छा भाई, ये हमारे गांव में भी बड़े डिस्कशन में रहता है ना कि जैसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग मतलब जिस लेवल का काम किया करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, चाहे फिर वो जॉब पे भी जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनका हम 5-10% भी कर जाए ना, तो मतलब बहुत बड़ी चीज होगी हमारे लिए। जितने एफर्ट्स वो मारते थे, आज की यंग जनरेशन को अगर जो एक एग्जांपल ले उनसे, तो आई वुड से कि मतलब काफी चीजें जो है हमारे एफर्ट्स रंग ला सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं बदलते भारत में जो यंगस्टर्स है वो 100% बिलीवर है, और वो 100% उसको लगता है कि मतलब कोई भी कहीं भी काम कर रहा हो, पहले जरूर था काम छोटा था बड़ा था, अब तो इशू ये है कि मैं काम बढ़िया तरीके से कैसे कर सकता हूँ। बड़ा काम बढ़िया नहीं है, हर काम बढ़िया बढ़िया है, क्वालिटी। और उस काम को मैं बेस्ट कैसे आई कैन गिव। और बदलते देश में मोदी जी ने फील तो करा ही दिया। कई बार विपक्ष वाले इस बात पे कई बार कटाक्ष कर लेते हैं, पैसों का मतलब जॉब नहीं है, पैसों का मतलब वो बिजनेस भी तो हो सकता है, पैसों का मतलब आपका जो आप चाहे एंसेस्ट्रल काम कर रहे हैं उसके साथ आप डेवलपमेंट करके भी तो कर सकते हैं, और एक्सीलेंस उसमें भी लेकर आ सकते हैं। तो एक फील मोदी जी ने पहली बार, मतलब ये मैं मोदी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि उन्होंने देश के हर नागरिक को बिलीवर बना दिया। लोग बिलीव करने लगे हैं, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन देमसेल्फ, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द सिस्टम, कि अब वो उसका असर है कि आप कहीं भी देखना, किसी भी फील्ड में देखना, अब वो मूवमेंट बनने लगी है, पूरे देश में मूवमेंट। नो डाउट कि मतलब पॉलिटिक्स में तो चेंज आया है जब से बीजेपी पावर में आई है 2014 से। सो पॉलिटिकल टर्म्स और पॉलिटिकल थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। वो चेंज आ गया। अपन छोटे थे तो अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, मतलब 10 हूटर वाली गाड़ी हु करके चली जाती। आज हूटर बजता है तो समझ आता है पीछे एम्बुलेंस ही निकल रही होगी या कोई पुलिस की गाड़ी होगी। तो अपने आप वीआईपी में कल्चर जो है वो कहीं ना वीआईपी कहीं एलिमिनेट कल्चर का कंसेप्ट बिल्कुल ही समाप्त हो गया, और ये कोई सोच ही नहीं सकता था, हम भी नहीं सोच सकते थे। हम भी इस कल्चर में पलते बढ़ते आ रहे थे, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ तो, मगर आज सोचते ही नहीं है। अब तो मतलब आप अच्छा कर सकते हो वो कल्चर हो गया। वीआईपी कल्चर का मतलब वो बत्ती, ग्लैमर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले जो था कि कोई भी पैसे वाली पार्टी होगी मतलब उसको ज्यादा प्रमोशन मिलती थी, अब तो ग्राउंड लेवल का जो कार्य करता है उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब इक्वली। नहीं नहीं, आप कई बार मोदी जी मन की बात में बोलते भी हैं और लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। आप चाहे पद्म भूषण ले लीजिए, पद्म श्री ले लीजिए, ऐसे ऐसे लोग ग्राउंडेड लोगों को जो जो देश के सुदूर में बैठ के सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका नाम देते हैं, उनका एग्जाम्पल लेते हैं, और लोगों को प्रेरणा देते हैं, और उनको प्राइजेस भी मिलते हैं आज की डेट में। पहले तो 100% आपने सही कहा, पहले तो सरमाएदार जो जितना होता था
उस हिसाब से उसको बड़ा सा प्राइज दे देते थे। अब तो पद्म भूषण किसको मिलेगा, पद्म विभूषण किसको मिलेगा, पद्मश्री किसको मिलेगा, उसका आपका समाज के प्रति योगदान तय करता है। योगदान तय करता है, मतलब एटलीस्ट एक पैरामीटर सेट हो चुका है अब। दैट इज गुड थिंग। तो गौरव भाई, ये तो हो गया एक नेशनल लेवल का एक विजन, बट अगर जो हम स्टेट पॉलिटिक्स को टच करें अभी, तो स्टेट पॉलिटिक्स में दिल्ली की बात करते हैं। जैसे मदन लाल खुराना जी का टाइम था, फिर मदन लाल खुराना जी के बाद साहिब सिंह वर्मा जी आए, साहिब सिंह वर्मा जी के बाद शीला दीक्षित जी, और शीला दीक्षित जी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी, जो कि हमारे सीएम रहे हैं कंटिन्यूटी में। तो उस टेन्योर को मदन लाल जी के टाइम से कंपेयर करके उस टाइम पे दिल्ली कैसी हुआ करती थी, और एंड करते हैं अभी अरविंद जी के टेन्योर पे। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको कैसे देखते हैं आप, कि मतलब इम्प्रूवमेंट्स आई हैं या फिर कहीं ना कहीं देखिए, डिक्लिनेशन हुआ है? मैं छोटा था और हम बहुत छोटे थे, तो हमने पहली बार देखा कि हमारे आसपास जितने पार्क थे ना, उनकी बाउंड्री वॉल सुधरनी शुरू हो गई। पहले टूटी फूटी रहती थी, होती भी नहीं होती थी। तो पता चला कि हमें इतना तो ध्यान में आया कि पहली बार भाजपा सरकार आई, और ये बात बता रहा हूँ मैं, हम तो 10-12 साल के होंगे, इतनी समझ तो नहीं थी, मगर जिन पार्कों में खेलते थे उनमें वॉल बननी शुरू हो चुकी थी, सुंदर होने लगा, नई चीजें आने लगी। तो पता भाजपा सरकार आई और ये चीजें होनी शुरू हो गई। खुराना जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे, बिल्कुल जमीन के, ग्राउंड के, गांव के हमारे नेता थे। बिल्कुल। और मुझे खूब ध्यान आता है कि समाज में कोई भी ठीक ठाक आदमी था तो इनको कार्ड देकर आता था, तो ये 100% आते थे, और पता चलता था दिन में 50-50 शादियां भी अटेंड करते थे, मिलते थे, सुनते थे, चर्चा करते थे। बाद में शीला दीक्षित जी आ गई। शीला दीक्षित जी अपने आप में उनके, ठीक है, उनके के टाइम के अचीवमेंट्स भी बहुत हैं, तो उनके टाइम के ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। मतलब मैं उस समय काउंसिल चेयरमैन था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, तो जितना कॉमनवेल्थ के नाम पे मितव्ययता हुआ इस देश में और दिल्ली शहर में स्पेशली, इतने में तो अपन नई दिल्ली बना देते, मतलब सुंदर करके, बिल्कुल स्टैब्लिश करके खड़ी कर सकते थे नई दिल्ली एक पूरा का पूरा। और उसमें मतलब इतनी ज्यादा आंख मींची गई, दिखता था। और कई चीजें आप अभी भी देखो तो उस समय की बनाई हुई, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता, मतलब कर दिया बस, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट दे वर डूइंग इट। और उसका लॉजिक तब नहीं था, उसका लॉजिक आज भी नहीं है। और बाद में अरविंद केजरीवाल ने, तो मैं हमेशा कहता हूँ, इज द इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ कांग्रेस। ये इज नथिंग बट एन इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ कांग्रेस। और वो जो उनके पास लॉजिक नहीं था, उस पर डबल लॉजिक नहीं है, बस कर रहा है, एक फेक मारता है, इज नथिंग बट अ फेक लीडर। एक्चुअली में ये मेरा ना पर्सनल क्वेश्चन रहा था, आपने बड़ा सही पॉइंट टच करा है कि इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ कांग्रेस। तो मैं मतलब हमेशा अपने आप से भी पूछता हूँ कि यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। सो इसका जो मुझे आंसर है वो आज तक नहीं मिल पाया। देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ। मतलब मैंने फिर बोला आपको, जो भी ये करते हैं, मतलब उसके पीछे दे हैव नथिंग एट देयर बैक, बस वो फेक मारते हैं और लोगों को लगता है कुछ सच बोल रहे होंगे, तो इतना सा इनके पीछे सच नहीं है। और 100% कांग्रेस के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, 100% ये। अच्छा देखो, ये इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस कभी भी सिस्टम बनाने में बिलीव नहीं करती थी। उन्हें लगता था जब तक ये मैस बना रहेगा तब तक ही लोग फंसे रहेंगे, और जब तक ये फंसे रहेंगे तब तक कभी इन्हें दबाते रहो, कभी निकालते रहो, दबाने निकालने के बीच में उनकी राजनीति जिंदगी चलती रहेगी। वो ये कर रहा है, ये पिछले 3 बार सीएम बन चुका है। इन्हें कहा झुग्गियों की जगह मैं आपको मकान दे दूंगा। बताओ, एक सिंगल झुग्गी की जगह इसने अगर मकान दिया हो, इसे कौन रोक रहा है? ये बेफालतू में दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है, अरे दिल्ली शहर है, दिल्ली के पास जगह है, बनाया उसमें, तो कहता है सरप्लस बजट में रहता है, दिल्ली का मालिक भी बनता है। बेटा बाटा नहीं बोलता अपने आप को, दिल्ली का मालिक बोलता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश का सेवक बोलते हैं, एक तरफ ये हमारी दिल्ली शहर में दिल्ली का मालिक बन के बैठा है, और झुग्गी का वही है। दूसरा, ये तुष्टिकरण की राजनीति है, दूसरा है ही नहीं। बस मुसलमानों में जाकर उनको बहला के, फुसला के और उनको समझा देता है। इससे इम्प्रोवाइज वर्जन कैसा है? वोट इसे मुसलमानों के लेने हैं और चुपचाप अपने आप को हनुमान भक्त बन जाता है।
कांग्रेस ये हनुमान भक्त बनने से भी डरती थी। ये इतना बेहा है कि वहां पर वोट भी उनसे मांग लेता है, वहां टोपी पहन लेता है, इफ्तार भी पढ़ लेता है और चुपचाप आके यहाँ पर अपने आप को हनुमान भक्त कहने लग जाता अच्छा, है। तो इस स्टेटमेंट से देखा जाए तो जैसे एक लेफ्ट विंग है और एक राइट विंग है, तो इस हिसाब से तो ये मिड में कहीं फॉल करेगी, लेफ्ट नहीं और नहीं, राइट में। ये कोर लेफ्टिस्ट है। इज अच्छा, नथिंग, इज नॉट इन मिड ऑफ द राइट। और देखो विंग नहीं होता, ये तो आइडियोलॉजीज है। आइडियोलॉजीज है, जैसे हम राइट। राइटिस्ट हैं, राइटिस्ट हाँ। मतलब बेसिकली इन्हें बाद में बोल देंगे तो ये क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद हम्म, और परिवारवाद, तो थोड़ी थोड़ी चीजें सब में जोड़ देंगे तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रवाद आ जाएगा। तो इस पे अगर ये मिड में होता तो इस पे राष्ट्रवाद का तो एक आध तो कीटाणु होता, इस पे एक सिंगल भी कीटाणु नहीं अगर होता तो ये 26 जनवरी को क्यों बैठ गया था प्रदर्शन करने के लिए, लौट गया था। इसे नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट डे है। ये भिड़ गया कि क्या होता है 26 जनवरी, क्या है आज 26 जनवरी नहीं बनेगा तो कल वो कह देगा क्या होता है, भारत का नाम भारत है, क्या होगा अगर हम भारत की जगह कुछ और बोल दें तो कल वो क्या आता है, क्या होता है बाउंड्रियाँ, अगर हम बाउंड्री हटा दे तो कल वो कहता है क्या होता है सिटीजनशिप खोल दो, ओपन फॉर ऑल कर दो। और कर भी रखा है इसने। इसके सारे विधायक जितने रोंगिया आ रहे हैं उनको सारे को बुला के लाता है, अपनी जीजाओं की तरह बुलाता है, बैठाता है और उनको तुरंत फैसिलिटेट करता है। उनके आधार, उनके वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनाए जाते हैं। तो ये कोर लेफ्टिस्ट है। मगर फिर अगेन मैं फिर जैसे पहले बोला, ये ऑलवेज ट्राई टू प्ले फेक। ये भेड़ की खाल में प्योर जुल्मी भेड़िया है और जो जो ये काम कर रहा है और ऐसे ही इसके पक्के चेले या ढूंढ लेता है। और अगर देखो आप कह रहे हो ना मिड में होता तो क्यों इसने अपने पुराने सारी टीम को, किरण बेदी जी को इसने हटा दिया, कुमार विश्वास भाई को इसने निकाल दिया, प्रशांत भूषण में वो तो था तो इसी का भाई, पता नहीं उसके साथ क्या इसमें बिड़ा होगा। इन दोनों की आइडियोलॉजी तो वैसी थी, वो उस पर इसने लात मार दी। और आप सीरीज देखोगे तो एक लंबी चौड़ी सीरीज आपको मिल जाएगी। जो डिफॉल्टर थे वो सारे इसके साथ रुक गए। बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल टच कर दिया है दिल्ली की पॉलिटिक्स को। अच्छा, एक जो है क्वेश्चन नहीं, ये, पॉलिटिक्स को एक टच नहीं किया भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ही वाज इज ट्राइंग टू क्रिएट मैस। पहले हम छोटे से बड़े हो गए, मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, मेरे जो आपके व्यूवर्स हैं उनसे पूछता हूँ। हम छोटे थे, हम तारे देखते थे और तारे गिनने की कोशिश करते थे और कहते थे गिन के दिखाओ। इतने हजारों तारे होते थे, कोई गिन थोड़ी सकता था। आज आप बच्चों से कहो तारे गिन लो, तुरंत पूरे दिल्ली शहर के सारे बच्चे तारे गिन सकते हैं क्योंकि दिखते ही 3-4 हैं। पोल्यूशन। तो जो पोल्यूशन इतना है, और पहले क्यों नहीं था और अब क्यों हो गया? अच्छा था तो उसकी आबादी बढ़ रही थी तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी गई? ये तो भला हो हमारे वाजपेयी जी, खुराना जी का जो मेट्रो ले आए, अगर आज मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली में तो इस समय तो हाहाकार मच चुका होता। और एक एक नया सेटअप ये क्रिएट नहीं कर पाया। भला हो मोदी जी का, जिन्होंने फेम योजना के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें दे दी हैं, वरना तो यहाँ पर भी ये फेल हो गया था। पीने का पानी हम छोटे थे तो नलके से डायरेक्ट पीते थे। आज अगर दिल्ली में, पूरे वर्ल्ड में भारत देश ही ऐसा होगा जिसमें आरओ बिकता है। तो अच्छे बड़े शहरों में, देश में और शहरों में और तो नहीं बिकता, क्योंकि हमारे हम आज तक भी पीने का साफ पानी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाए। ये मैस क्रिएट कर रहा है। तो इसकी आइडियोलॉजी, अगर ये राइटिस्ट भी होता तो देश के बारे में, देश की जनता के बारे में सोचता। ये नहीं है कहीं से भी राइटिस्ट। ये तो दोनों तरह से मारना चाहता है। जैसे देश की जनता के रगों में पोल्यूशन का और गंदे पानी का जहर डाल रहा है, ऐसे ही देश के अंदर भी ये रोंगियाओं को बसा बसा के ये गंदा जहर डाल रहा है दोनों के लिए खतरनाक। भाई ये जो आपने पानी और इसको पोल्यूशन, मेजरली तो पोल्यूशन का ही है, तो पोल्यूशन के लिए मतलब वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सोल्यूशन तो ये कहता था मैंने बना लिया, पूसा में लेकर गया था बड़ा, इसने बड़े दिल्ली शहर में एक कई करोड़ के ऐड बनाए थे और मैंने ऐसा केमिकल बनाया, इस केमिकल को देखो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आपने कभी इससे भी तो क्वेश्चन पूछो कि वो क्या था केमिकल, को जादुई फॉर्मूला था क्या? देखिए पोल्यूशन तीनों चीजों का है। कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन भी है, जहाँ गाड़ियां चलती हैं उसका पोल्यूशन भी है। कुछ पोल्यूशन जो पंजाब में पराली जलाते हैं किसान, उसका भी पोल्यूशन है। दिल्ली में कोई आज तक आप जवाबदेही तय नहीं कर पाए। ये ना छोटा सा मायावती जी ने बनाया ना ग्रेटर नोएडा, इतने सालों पहले बना, आज भी ग्रेटर नोएडा में कोई सड़क नहीं खुदती।
होती है तो तुरंत उसकी जवाबदेही होती है, बन जाता है। तो जब हम दिल्ली में क्यों नहीं बना सकते? दिल्ली आज भी देश 5th नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब सिटीज की बात करें तो हम 500वें नंबर की सिटी में भी अपना इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो उसमें भी नहीं अपन खाते में आते। तो कहाँ पे जाके हम मिस कर रहे हैं? कहीं तो चीजें मिस कर रहे होंगे ना जी। तो इसके तीनों कारक जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार कारकों के साथ हम कंस्ट्रक्शन के साथ हमारे नॉर्म्स चलें, हमारी जो गाड़ियों के साथ पोल्यूशन के साथ हमारे नॉर्म्स चलें। इनकी इच्छा ही नहीं है, ये इनकी, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी इच्छा मैस क्रिएट करने की है दोनों जगह, दिल्ली में भी देश में भी, और मैस दोनों की। जैसे देश की हेल्थ खराब कर रहे हैं ऐसे दिल्ली के लोगों की हेल्थ खराब कर रहे हैं। चलिए अब स्टेट से डायरेक्टली जंप करते हैं गौरव भाई के ऊपर वापस से। तो आप संघ परिवार से एसोसिएटेड रहे हैं। अब संघ परिवार से जो एसोसिएशन है उसको आप जो ये एहसास है, क्योंकि बोलते हैं ना मतलब एक फीलिंग है ये संघ से जुड़े होने की, तो वो कैसे आप देखते हैं? ये मैं ललित भाई मतलब गर्व से कहता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ ना, हमारा समाज मतलब प्योर राष्ट्रभक्त समाज है। मतलब देश के आगे कुछ नहीं। और ये आप पीढ़ियों से सदियों से आप फील कर रहे होगे, मतलब देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस भी ये देता है। इसका मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में उनके खिलाफ जो लड़े, तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। तो उन्होंने जो पहली दो जातियां को क्रिमिनल ट्राइब करा, जो उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा भिड़ते थे, जिन्हें उन्हें रोकना था, तो उसमें हमारे समाज को भी उन्होंने गुर्जर समाज को लेके जोड़ा था। तो ये जो राष्ट्रभक्त वाली जो फीलिंग थी ना, राष्ट्र के प्रति समर्पण वाली फीलिंग, अगर इस पूरे आप देश में देखते हो कोई ऐसी संस्था जो लेके चलती है, तो नो डाउट एक को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनके लिए देश से आगे कुछ नहीं है। और बिल्कुल आप जब उसी का एक विंग भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के भी आप जब उसमें पढ़ोगे ना, तो राष्ट्र प्रथम ही है जी, पार्टी सेकंड आती है, सेल्फ लास्ट है। और कई जगह कई हमारे नेताओं ने, विचारकों ने बोला भी है। तो संघ के साथ जब मेरा कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं था, मैं तो कॉलेज में गया, यूपी के साथ जुड़ा। जब यूपी ने जोड़ा सदस्यता दी तो एक स्टिकर दे दिया और उसमें भारत माता का चित्र था, भारत का मानचित्र बना के भारत माता का चित्र, वंदे मातरम लिखा था। वो वंदे मातरम है जो मुझे जोड़ के वो शब्द था, वो मैंने घर पे अपनी अलमारी पे चिपकाया। आज वहाँ से लेके आज यहाँ तक का मेरा 21-22 साल का पॉलिटिकल सफ़र, और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। हमारे यहाँ गांव में मिलन चलता है, तो उसमें हम रेगुलर मिलन में हमारा जाना आना, और एक विचारिक उद्बोधन तो 100% संघ के साथ। आपके पास देयर इज नथिंग, कुछ ऐसा है ही नहीं खराब संघ के साथ जुड़ने में। आप संघ के साथ जुड़ते हो तो मतलब देश के साथ जुड़ रहे हो। देश में संघ ने एक चीज़ तो सिखाई, देश है क्या, मतलब हम सभी तो मिलके देश हैं। अगर जिस दिन सबकी उन्नति होने लग जाएगी तो देश भी आगे बढ़ जाएगा। संघ इन्हीं चीज़ों को लेकर सोच के अपने सोइयों या आम पकड़ के काम करता रहता है, उसी का हम हिस्सा बनते हैं। इसमें तो आपको हमेशा आई फील प्राउड अबाउट इट। ग्रेट। एक जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप मल्टीपल पदों पे रहे हो बीजेपी के अंदर भी और वैसे भी रियल पॉलिटिक्स में भी। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डूसो पॉलिटिक्स की, तो और स्टेट में भी आप ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे, फिर यूथ के भी अध्यक्ष रहे, फिर दिल्ली प्रदेश में मंत्री रहे। तो ओवरऑल कलेक्टिवली जो आपकी पर्सनैलिटी है, तो उससे आप यूथ को क्या डायरेक्शंस देना चाहोगे? जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब इन एक्सपीरियंसेस से यूथ को क्या डायरेक्शंस देना चाहोगे, तो ताकि मतलब दे विल गेट इंस्पायर्ड अबाउट द पॉलिटिक्स? मतलब मुझे लगता है पॉलिटिक्स इज लाइक समथिंग अबाउट लीडरशिप, कि आप पॉलिटिक्स फॉर सेक ऑफ बिकमिंग काउंसलर, एमएलए, डोंट थिंक अबाउट इट, रादर देन यू शुड थिंक ऑफ बिकमिंग लीडर। और लीडर बनने के लिए आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती। लीडर बनने के लिए आपको अपना एक सोच बनाने की जरूरत होती है। उस सोच के साथ कोई एक फील्ड पकड़ लो, फील्ड में कोशिश करो कि हम ट्राई टू एक्सेल इन दैम। और ये एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है कि नेता भी ना वहाँ पर
आएगा हमारे देश में भी थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पर नेता का भी एक अपनी एक्सपर्टाइज होती है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी तो वहाँ जो पास कोर्स करते हैं और जो ऑनर्स कोर्स करते हैं, बाद में समझ आता है कि ऑनर्स कोर्स इज ऑलवेज मच बेटर देन द पास कोर्स, कि रादर देन बीइंग मास्टर इन वन इज गुड देन मास्टर इन जैक ऑफ ऑल। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नया जितने भी यूथ हैं वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपनी फील्ड पे फोकस करें, उस फील्ड में एक्सेल करते हुए वहाँ की लीडरशिप के साथ साथ कोई भी एक अच्छा राष्ट्रवादी संगठन पकड़ें, और उसके साथ, क्योंकि आपका किया हुआ वहाँ पर काम एक्सीलेंस जो है वो अगेन इज गोइंग टू बेनिफिट अ कंट्री, तो आप उसका हिस्सा बन जाते हो। तो इस पे फोकस करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। आप अपनी फील्ड में एक्सेल करते हो तो आपके काम, व्यापार, रोजगार और आपकी जो आपकी मेंटल पोजीशन है वो भी मतलब ठीक रहती है, और साथ साथ तब पार्टी के साथ जुड़े हो तो पार्टी भी उसको एक्नॉलेज करती रहती है, तो चीज़ें उसके लिए अच्छा होगा। इसका मैं कई बार एग्जांपल ना, अगर आप मेरे से पूछो तो somebody asked me which country has the best sports policy, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चाइना है, चाइना देखो कितने मेडल ला रही है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी ने कहा नहीं देखो यूएस है वो कितने मेडल ला रही है, तो ऐसी एग्जांपल आता है। किसी ने कहा देखो इंडिया भी है, किसी ने कुछ कुछ कहा, तो उसमें आता है चाइना का जो मेडल तो ज़्यादा है, मगर चाइना में जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं वो लाखों में है। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ये ना दे प्ले स्पोर्ट्स फॉर एंजॉयमेंट, दे प्ले स्पोर्ट्स फॉर देयर हेल्थ, और जब उसमें फिर प्रेशर नहीं होता। अगर जहाँ पर पॉलिटिक्स में या स्पोर्ट्स में या जीवन में जहाँ प्रेशर होगा तो आप फिर फंस जाते हो, तो आपको लगता है कि यू बीन स्टक्ड समवेयर। तो मतलब पहले दिन से ही अपनी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे, तो मेरे को यूथ की ये एडवाइस। तो मतलब प्रेशर नहीं लेने का, हाँ मजे है ना, हाँ मजे लेते हुए काम करो। तो ये इनफैक्ट ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं, हर एक फील्ड में दे आर इन, मतलब दैट विल अप्लाई टू दैट। मदर और फादर में अगर जो टच करें हम लोग फैमिली में, मदर और फादर में सबसे ज्यादा क्लोज किसके रहे हैं आप? देखो सब बच्चे माँ के क्लोज रहते हैं, मैं भी माँ के क्लोज हूँ, मैं रेप्लिका अपने पापा का ही हूँ, मैं वही वाले जेनेटिक्स लेके चलता रहता हूँ, उन्हीं की सोच विचार को लेके आगे बढ़ता रहता हूँ। और थोड़ा सा इसलिए भी कई बार मैं जब पिताजी कहता हूँ, तो जब मेरी अपब्रिंगिंग हुई तो ये बेसिकली मंडल कमीशन का टाइम था, तो उस समय मैं तो कई बार कहता हूँ अगर मंडल कमीशन नहीं आता तो हम अभी भी दूध ही काट रहे होते, हमारे पिताजी भी दूध ही निकाल रहे होते। बिल्कुल एक प्योर किसान फैमिली थी, जैसे हमारे समाज में ज़्यादातर होते हैं। तो उसके बाद समाज में सोच आई, समाज में उत्थान आया, तो मैंने पिताजी को वो वाली वर्किंग करते हुए देखा, तो उसके व्यवहार के हिसाब से तो मैं कोई सामाजिक न्याय वाली लाइन पिताजी के ज़्यादा क्लोज हूँ। मगर मम्मी से कोई बच्चा ऐसा ही नहीं होगा जो मम्मी से दूर रहता है। तो अगर जैसे होता ना, मैं क्या ना, मैं रेप्लिका पिताजी का हूँ, सोच के हिसाब से पिताजी के हिसाब से चलता हूँ, मगर करता वही जो लास्ट में मम्मी कहती है। मम्मी ऑलवेज विंस। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से फ्लिप करते हैं। सबसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज इंडियन पॉलिटिक्स में आपके अकॉर्डिंग? हाँ नो डाउट, नंबर 1 पे तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। नरेंद्र भाई मोदी के अलावा जो चीज़ों को इंस्पायर करते हैं, अमित भाई शाह भी मतलब अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी इज रियली डूइंग गुड थिंग्स। और अभी वर्तमान में देखें तो हमारे ऐसे देश के नंबर 2 नेता हैं तो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी बड़ी पॉपुलैरिटी है, और वो सीरियसली बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, मैं उनको भी मतलब उस लेवल पे मानता हूँ कि चीज़ों के लिए करना, बढ़ना, लड़ना, और मतलब मुझे ये सब लोग इंस्पायर करते हैं। एक हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर, वो भी मुझे बहुत मतलब उनकी वर्किंग को देख के बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं। और ये तो हुई इंडियन पॉलिटिक्स की जो करंट पर्सनैलिटीज़ है, बट जैसे कि हमने संघ को भी टच करा, तो वीर सावरकर जी की जो विचारधारा है उसे कैसे देखते हैं?
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं तो व्यवहार से भी और ब्लड से भी राइटिस्ट हूँ। तो वीर सावरकर जी की विचारधारा एक राइटिस्ट की विचारधारा है, जो अपने देश के बारे में, देश के लिए बढ़ोतरी के बारे में, उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ का चांस थोड़ा कम रख लेते हैं। और जब हम कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं ना, तो आप कहते हो नहीं नहीं, जब आप इतना बड़ा देश चला रहे हो तो दे शुड बी ऑलवेज चांस फॉर कंप्रोमाइज़। अरे हमने 1947 में कंप्रोमाइज़ ही तो किया था कि ठीक है, जो रह रहा है रहने दो। और उसका असर क्या हो रहा है, जब देश का बंटवारा ही आपने धर्म के हिसाब से किया था, दो दो देश बना दिए थे, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा हिस्सा दिया था। आबादी के हिसाब से देखो तो उनकी आबादी और देश का क्षेत्रफल बराबर बराबर ही दे दिया था। तो दे देते तो आज देश में कम से कम धर्म के नाम पे तो झगड़ा नहीं हो रहा था। आज देश शिफ्ट हो गया होता। मुझे लगता है अगर 47 में ये लोग ठीक कर लेते ना, और सिर्फ सावरकर जी की थोड़ी सी भी 10-15% भी बातें अपने व्यवहार में ले लेते, तो देश को आज ये सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। और मतलब इंडिया नीड्स सावरकर जैसी पर्सनैलिटी, इज अ नीड ऑफ द आवर फॉर कंट्री। अब जल्दी से बस 2-3 क्वेश्चंस पे टच करूंगा। आई नो आपके पास थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है। देखिए, बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, एवरीवन वुड बिलीव इट, क्योंकि 2014 से लेके अभी तक तो गोल्डन पीरियड ही है मोदी जी के लीडरशिप में। बट दिल्ली अभी भी दूर है। नहीं, उसको देखो, कैसे? मैं ना बीजेपी का गोल्डन पीरियड ना देश के गोल्डन पीरियड का ट्रेज करूंगा कि जब तक हम नंबर 1 नहीं हो जाते ना, देश, कंट्री, वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं हो जाती, तब तक बीजेपी का गोल्डन पीरियड मतलब येट टू अचीव वाली स्थिति में अपन मानेंगे। और दिल्ली में मैंने आपको फिर कहा था, जो दिल्ली की लीडरशिप है वो मतलब वो पहले भी थोड़े थोड़े, शीला जी भी फेक खेलती थी, अनऑथराइज कॉलोनी पहले बसाना, फिर उन्हें कहना तुम्हें बचा रहे हैं, फिर उन्हें तोड़ना, फिर जेसीबी भेजना, फिर कहना देखो तुम्हें मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। तो आज भी हमारे थे। तो अरे, दिल्ली में अगर सच में कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं हम, तो वो है प्लानिंग। सब कुछ है दिल्ली के पास प्लानिंग को छोड़ के, और उस प्लानिंग की वजह से पानी, पॉपुलेशन, पावर, सारी जितनी पी वाली रिलेटेड समस्याएं वो सारी हमारे पास आ जाती हैं। तो यही चीज़ ये हमारा केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो ये पुल बवाल करते रहते हैं और दिल्ली को मैस बना रहे हैं, मगर मैस का इन्हें फ़ायदा मिल रहा है। जो आप कह रहे हो ना वर्तमान स्थिति में कि दिक्कत क्या हो रही है, वो मैस का इन्हें फ़ायदा मिलता रहता है। और इतनी इतनी स्थिति है, मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता जागरूक है, बहुत बड़ा वर्ग जागरूक है, मगर बड़े वर्ग को वो जागरूक तो वो भी है, वो आपकी तारीफ भी करता है, सब कुछ करता है, मगर वो लास्ट में आपको वोट नहीं डालता। उनको डरा देते हैं कि हम आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, हम आ जाएंगे तो क्या कर देंगे, और फिर लास्ट में आप उसके लिए कितना ही कर लो, इनका वो एक डर की वजह से वो हमें वोट नहीं डालते। और मैं तो पब्लिक से कहता हूँ, ट्राई बीजेपी वंस। और दिल्ली को इस समय ज़रूरत है, इसको वर्तमान स्थिति को दिल्ली को अगर सुधारना होगा, या फिर दिल्ली को जो इन्होंने हालत कर दिया, अब हर दूसरे तीसरे आदमी से पूछो, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। मेरे से छोटे छोटे लोग भी अब जा रहे हैं, कैंसर कॉमन सी बीमारी बनती जा रही है दिल्ली शहर में। पानी में, खाने में, स्थिति में कुछ है ही नहीं, कोई हवा, पानी, जीवन ना ऐसा हो गया। तो ये दिल्ली की लीडरशिप भी टॉक्सिक है और एयर भी टॉक्सिक है। जो वर्तमान सरकार है वो भी टॉक्सिक है, और उन्होंने पूरे जीवन को टॉक्सिक बना दिया है। इसी टॉक्सिफिकेशन की वजह से केमिकल फॉर्मूला ऐसा हो गया कि हम नहीं आ रहे। मगर मुझे लगता है इस बार बीजेपी डिटॉक्स कर देगी। 100% बीजेपी इज गोइंग टू डिटॉक्स ऑल द बैड एलिमेंट्स ऑफ दिल्ली। ग्रेट। जस्ट अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे जो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे, मैं हर अपने पॉडकास्ट में पूछता हूँ, तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं आपकी लाइफ के जिनके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दोगे आप लाइफ में? जैसे मैं, कुछ मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब आई ट्राई टू क्रिएट सम थंब रूल्स फॉर मी, कि जो मतलब हमारे सीनियर्स हैं क्षेत्र में, जो सामाजिक सीनियर होते हैं, तो वो मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि वो क्षेत्र के लिए भी भला करेंगे और आपके लिए भी भला करेंगे, बशर्ते बस हम उनकी सुन लें। तो मैं हमेशा सुनता हूँ, उनके हिसाब से हूँ। कई बार वो कड़वा भी बोलते हैं, मगर कड़वा बोलने के बाद भी मैं उनकी
सुनता रहता हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे लिए भी, मेरे हित के लिए भी अच्छा है और क्षेत्र के हित के लिए भी अच्छा है। दूसरा मैं मतलब मुझे ना कई बार वो अच्छा नहीं लगता जो दूसरों को सुनाना भी और करना भी, मतलब आई नेवर, मैं स्पीकर ऑन करके फ़ोन नहीं बंद यूज़ करता दिखाने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता नहीं कि शो ऑफ करना भी बेसिकली है, चाहे शो ऑफ भी है, चाहे दूसरों को बातें सुनाना, ये एथिक्स के खिलाफ है। राइट। कॉल रिकॉर्डिंग करना, वरना कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें एथिक्स के खिलाफ हैं। और मतलब आई डू पॉलिटिक्स की, ठीक है, एक एथिकल पार्ट लेके ही मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। और मुझे लगता है कि मतलब वन शुड ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन, तो एंड यू शुडंट गो बिलो दैट लाइन। और आप आते हो, आप काम करते हो, एंड ऑफ द डे आप अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से और आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनके नाम से ही जाने जाओगे। आप कितने दिन रहे, कितने दिन सिस्टम में रहे, ये कोई इसका इम्पोर्टेंस महत्व नहीं होता। सो वी कैन से कि यू आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बेसिकली। आई ट्राई टू बी मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ। दैट वाज इट व्यूअर्स। आई मीन ऐसे हमारे गौरव भाई। और मोस्टली हमने टच अपॉन करने की कोशिश करी है नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स, देन दिल्ली लेवल की पॉलिटिक्स, देन मतलब लोकल पॉलिटिक्स एज वेल, और सोशल डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं और बीजेपी क्या करने वाली है, वो पर्सपेक्टिव भी हम लोगों ने टच करा है। सो यू गाइज विल बी मोर फेमिलियर विद गौरव भाई नाउ, और ये अब आप पे छोड़ देते हैं, हाउ यू डिसाइड एंड हाउ यू कमेंट कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी गौरव भाई की, वो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और कौन सी चीज़ हो सकती है कि मे बी ही कैन इम्प्रूव मोर, बिकॉज ही इज ऑलवेज ओपन फॉर द इम्प्रूवमेंट आइडियाज, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो ऐसा था हमारा पॉडकास्ट। और अगर जो व्यूअर्स बोलेंगे कि दोबारा लेके आना है गौरव भाई को, सेकंड पार्ट करो, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो अभी रह गए, टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास था तो जल्दी जल्दी चीजें रैप अप करनी पड़ी हमें, बट स्टिल अगर कोई चीज रह गई है और आपको लगता है कि वो चीज दोबारा से आनी चाहिए गौरव भाई के एंड से, तो विल डू पार्ट 2 फॉर हिम। ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गौरव भाई। Thank you.